नमस्कार जी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम नवा छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप लोगों का प्यार और सम्मान ही हमें मिला, विश्वास आप लोगों ने जताया और इसी वजह से नंबर 1 पिछले कई सालों से हमारा ये चैनल बना हुआ है। लेकिन आज हमारी ये टीम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंची हुई है एक खास मकसद के साथ, क्योंकि राज्य की जो सरकार है, भूपेश बघेल सरकार, वो 2 साल अपने पूरे करने जा रही है। और इस खास मौके पर जो सकारात्मक पहल सरकार की तरफ से की गई, विकास को आगे बढ़ाया गया, उसी का सकारात्मक असर भी दिखा कि इसका असर गरीबों से लेकर किसानों तक देखने को मिला। लेकिन राज्य सरकार ने एक सपना भी देखा है। एक ऐसा सपना राज्य सरकार की तरफ से देखा गया कि छत्तीसगढ़ की जो सूरत है उसे बदल दिया जाए। लेकिन वो सब कुछ मुमकिन हो पाएगा जब राज्य की जनता का सहयोग मिले और सब मिलकर काम करें। लेकिन ऐसे में जरूरत हो जाती है उन लोगों के सहयोग की भी जो छोटी छोटी मदद के जरिए भी सरकार का साथ दे रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों का हम सम्मान भी करेंगे। और आज के खास कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि होंगे भूपेश बघेल जी, जो कि थोड़ी देर में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह, वो भी हमारे कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन आपको बता दें कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि राज्य सरकार की तरफ से चलाई गई हैं। फिर चाहे वो किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, कर्ज माफी की गई और ये जता दिया गया सरकार की तरफ से पहले ही कि हाँ, हम किसानों के हितों में लगातार कदम उठाते रहेंगे। हालांकि विरोधी दल जो है वो भी सवाल उठाते रहे हैं। तो ऐसे में जो मंच आप मेरे इस तरफ देख रहे हैं, इस मंच पर छत्तीसगढ़ के तमाम सियासतदान जो हैं वो आज पहुंचेंगे और उनसे हम सवाल भी करेंगे, जवाब भी लेंगे कि आखिरकार उनकी तरफ से क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है और कैसे जो नवा छत्तीसगढ़ की वो कल्पना कर रहे हैं वो कल्पना साकार हो पाएगी। इसके साथ ही साथ हम उन उद्यमियों से भी बातचीत करेंगे कि वो सरकार से क्या कुछ उम्मीदें रख रहे हैं। तो चलिए वक्त को ना जाया करते हुए सबसे पहले फर्स्ट सेशन की शुरुआत करते हैं। और मैं सबसे पहले अपने सहयोगी राम मोहन शर्मा को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। इसके साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि डायरेक्टर डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मिस्टर राजेश सिंह, प्रेसिडेंट छठ पूजा सेवा समिति एंड इंडियन स्पोर्ट एसोसिएशन, मिस्टर अभिनव द्विवेदी जी, चेयरमैन बीवीआर सर्विस लिमिटेड, आपको भी मैं आमंत्रित करने चाहूंगी स्टेज पर। तालियों के साथ जोरदार स्वागत कीजिए। और राम मोहन शर्मा, ओवर टू यू। तो जिस तरीके से सरकार लगातार प्रयासरत है और एक के बाद एक आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे में इन लोगों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि ये लोग छोटे छोटे सहयोग के जरिए ही रोजगार को आगे बढ़ावा दे रहे हैं और सरकार की तरफ से उद्योग नीति भी बनाई गई है। चलिए अब पैनल की शुरुआत करते हैं। राम मोहन शर्मा, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आपका। और जब हम नवा गढ़ने की बात करते हैं, कुछ भी नया करने की बात करते हैं, आप इसको इस तरह से समझिए कि जब से इस संस्कृति का, मानवता का उदय हुआ है, तब से कुछ ना कुछ नया होता रहा है। लेकिन उस नए की रफ्तार कितनी अच्छी है, कितनी दमदार है, वो बताता है कि काम करने वाले में प्रतिभा कितनी है और वही तय करता है कि सरकारें कितना बेहतर काम कर रही हैं। वरना नई संरचना, कुछ नया अपनाना तो हमारी एक तरह से अंदर की जो ताकत है, या कहिए कि अंदर जो सृजन शक्ति है, वो हमें नया करने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है। और हम जब बात कर रहे हैं नवा छत्तीसगढ़ की, तो जो नई सरकार आई उसने यही सपना दिखाया था कि नवा छत्तीसगढ़। 1 साल किसी भी व्यवस्था को जमने के लिए समय लगता है और जब वो व्यवस्था बनती है तो फिर रफ्तार दिखती है। तो ये दूसरा साल संपन्न हो रहा है। रफ्तार कितनी तेज हुई है और अगले 3 साल में इसे कहां तक ले जाना है, ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये सरकार के साथ साथ सभी छत्तीसगढ़ वासियों का काम है। सबको मिलकर ये काम करना है। और ऐसी ही कुछ शख्सियत हमारे साथ मंच पर हैं। हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से। और मैं शुरुआत करना चाहता हूं राजेश सिंह जी आपके साथ, क्योंकि जब हम नई परिकल्पना की बात कर रहे हैं और आप अध्यक्ष भी हैं छठ महापर्व आयोजन समिति के, खेलों से जुड़े हुए हैं आप, इंडिया स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं,
तो मेरा सवाल यही है कि जब हम संस्कृतियों के मिलन की बात करते हैं, बिहार की एक संस्कृति है छठ पूजा की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति है, अब छत्तीसगढ़ में भी इस पर्व की छुट्टी होती है। तो ये एक नया गढ़ने की जो बात है, या कहिए कि सबको साथ लेकर चलने की बात है, वो कहीं दिखाई देता है। और जब सब साथ मिलेंगे तो विकास भी जाहिर है कि होगा। सबसे पहले तो कहना है कि जहां संस्कृति जीवित है वहीं हम कुछ आगे की सोच सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए संस्कृति है। जहां संस्कृति होती है वहां संस्कार भी अपने आप आता है और संस्कार का समावेश होता है उसमें। तो जब संस्कृति और संस्कार दोनों मिलेंगे और उसके साथ हम अगर कुछ सोचते हैं, कुछ गढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा होगा, बहुत जानदार होता है। रही बात छठ महापर्व की बात, तो छठ महापर्व को इसलिए हम लोगों ने इतना बल दिया है कि छठ महापर्व से बड़ी समरसता पूरे दुनिया में इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। समरसता कहने का मतलब कि जो एक घाट पे जो अर्घ होता है, भगवान भास्कर की पूजा होती है इसमें, और पूरे दुनिया में इतना लंबा कोई कठिन व्रत भी और इतना ड्यूरेशन, इतना लंबा चलने वाला कोई व्रत भी आपको नहीं मिलेगा जो 4 दिनों का ये व्रत होता है। इसमें सफाई व्यवस्था से लेके, और आप देखे होंगे यहाँ महादेव घाट पे आपकी अगर टीम जाती है और वहाँ पे कवरेज भी करती है जाके छठ पर्व को, तो वहाँ जो सफाई का जो आनंद उस दिन आता है, शायद फिर उसके बाद, तो ये इसकी जो महत्ता है, इसका जो गुण है इसमें, इससे लोगों को एक साथ पिरोने की, जो एक घाट पे खड़े होके क्या अमीर क्या गरीब, कोई वहाँ जात पात नहीं, कोई कुछ नहीं, और सारे लोग का समागम एक साथ होता है। आपसी समरसता दिखती है। मेरा आपसी अगला समरसता दिखती है वहाँ पे। मेरा अगला सवाल डॉक्टर विकास अग्रवाल जी आपसे ही है। एक वक्त में छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा पिछड़ा माना जाता था। तब उस दौरान लगता था कि कैसे सुधार होगा यहाँ पर, लेकिन सरकारें बदली, बहुत लंबे वक्त तक बीजेपी की यहाँ सरकार रही, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार है। 2 साल पूरे होने को हैं और 3 साल अपकमिंग ईयर्स में आने वाले हैं। तो आप कहाँ पर देखते हैं मौजूदा वक्त में छत्तीसगढ़ को, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खास तौर पर? स्वास्थ्य, सबसे पहले तो मैं बता दूं एज ए डॉक्टर, स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है किसी भी प्रदेश या देश के विकास में। अगर देश की जनता अगर स्वस्थ नहीं है, देश के लोग अगर स्वस्थ नहीं हैं, बीमार हैं, तो फिर उस देश की जनता का विकास संभव नहीं है। और मैंने पिछले 2 साल में ये पाया है कि कांग्रेस सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं लाई, बहुत सारे योगदान उन्होंने दिए हैं अपने प्रदेश की जनता के इलाज के लिए, स्पेशली गरीबों के इलाज के लिए। जो लोग बेसिक जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भूपेश बघेल सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई, जिसमें कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण योजना है खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, जिसमें 5 लाख तक की योजना का इलाज निःशुल्क किया जाता है। उसके अलावा अभी कुछ समय पहले से ही उन्होंने कुछ मोबाइल क्लिनिक जो चालू की हैं, स्लम योजना है, जिसमें स्लम एरिया में जो गरीब तबके के लोग हैं उनका इलाज के लिए स्लम एरिया में जा करके एक बस में मोबाइल यूनिट बना करके वहाँ लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। दादा दीदी क्लिनिक के नाम से भी मोबाइल क्लिनिक चल रहा है, जिसमें महिलाओं का खास कर ध्यान रखा गया है। उनकी कई बार महिलाओं के साथ समस्या ये होती है कि वो अपनी स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों को जाहिर नहीं कर पाते हैं, शर्माते हैं, झिझकते हैं। ऐसी स्थिति में मोबाइल यूनिट जो दादा दीदी यूनिट चलाई गई है वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई है। और मैं कई बार गया भी हूँ, कई जगह देखा है मैंने कि बहुत भीड़ आती है, बहुत लोग आते हैं और स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। तो मेरा ये मानना है पिछले 2 साल में मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजनाएं प्रदेश के लिए लाया है, और मैं उम्मीद करता हूं अगले 3 साल में भी सरकार ऐसे ही अच्छी योजनाएं लेकर आए ताकि यहाँ की जनता स्वस्थ रहे और विकास करे। बिल्कुल, आप ये ठीक कह रहे हैं कि सरकार को अच्छी योजनाएं लानी चाहिए, लेकिन बतौर नागरिक हमारी भी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, ख़ासतौर से जब संकट कोविड का हो, कोरोना का हो।
तो सरकार का सहयोग हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। अभिनव द्विवेदी जी, आप जिस संस्था को चला रहे हैं वो महिलाओं के उत्थान की दिशा में काम करती है जी और प्रधानमंत्री भी आजकल कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जी जी और सरकार के पास जब रोजगार मांगने के लिए आप जाइए, चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, सरकारें कोई भी चलाए, लेकिन ये तो है कि इतनी आबादी की तुलना में उतने रोजगार, सरकारी नौकरियां या निजी कंपनियों में नौकरियां वो बहुत कठिन है। तो स्वरोजगार की दिशा में खासतौर से महिलाएं कैसे आगे बढ़ें, क्या योगदान आप समाज में इसको लेकर दे रहे हैं, आपकी संस्था दे रही है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने हमको इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म दिया। ठीक है, हमारी जो संस्था है बीवीआर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बीवीआर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हमने ग्राउंड फ्लोर में देखा कि महिलाओं के साथ उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो घर के जो सदस्य हैं, उनके साथ नशे का सेवन करके, उनके साथ मार पिटाई करके कई सारी महिलाएं हमारे पास भी आईं, लेकिन हम उन महिलाओं को कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इस तारतम्य में हमने एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मणिंदगढ़ के जो ब्रांच मैनेजर थे मनीष कुमार सिन्हा जी, हमने उनसे संपर्क किया और उनसे हमने सारी मुद्दों पे हमने सलाह लिया। जब हमने सलाह लिया तो उस दौरान उन्होंने हमको ये सलाह दी कि भाई देखिए, यहाँ पे महिला स्वयं सहायता समूह भी हैं, महिला स्वयं सहायता समूह है, आप उनका गठन करिए, गठन करके आप उनमें जो महिलाएं हैं उनकी समस्याओं को जानिए, उनकी समस्याओं को जान करके आप उसमें कैसे क्या काम कर सकते हो, आप उसकी एक योजना बनाएं। जब हमने ये देखा कि कई सारे हम कोरिया, सरगुजा और डिफरेंट प्लेसेस में हमने विजिट किया, तो हमने ये पाया कि महिलाओं को केवल एक योजनाओं का ये बताया जाता कि यहाँ पर ये योजना है, यहाँ पर ये योजना है, यहाँ पर ये योजना है, बट उनको सही तरीके से उस सारी योजनाओं का सफलीभूत नहीं हो पाता था। तो हमने बीवीआर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का हमने स्थापना किया और स्थापना करने के उपरांत हम जितने भी हमारे पास हमारे संपर्क में जितनी भी महिलाएं हैं, हम उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मोदी जी की स्कीम है, भारत जो स्कीम है, इसके तहत हम सभी को एक प्लानिंग बनाए कि भाई आपको हमको जोड़ना है। तो अभी हम जो है बीवीआर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में कई सारे हम ऐसे काम करने जा रहे हैं, जिसमें सैनिटरी पैड नैपकिन हो गया, लेडीज अंडर गारमेंट्स हो गया, लेगी हो गया। हमने देखा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रूपा हो गई या डिफरेंट जो बड़ी बड़ी कंपनीज है। आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जी राजेश सिंह जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप इंडियन स्पोर्ट्स एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में खेलों को अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें प्रतिभाएं होती हैं लेकिन वो निखर नहीं पाती हैं, उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है आने वाले वक्त के लिए? उसी दिशा में हम लोग खेलों का आयोजन करके और वहाँ से प्रतिभाएं को निकालते हैं, देखते हैं कि अगर इनमें पोटेंशियल है तो उनको आगे, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको आर्थिक मदद, वो संसाधन मुहैया कराना, और वो करवा के अगर उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो उनको आगे कहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजना। इस टाइप का काम इंडिया स्पोर्ट्स संघ के माध्यम से हम लोग करते हैं और हम लोग का ये प्रयास है कि छत्तीसगढ़ से कम नेशनल लेवल पे कोई ना कोई पहुँचे, तब हम लोगों का कोई प्रयास सार्थक होगा। और अभी तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और प्रतिभाएं खोज रहे हैं, देखते हैं कितना सफल होते हैं, होंगे ही, सच्ची प्रयास है। बिल्कुल जाहिर है कि अब तो यहाँ रणजी टीम भी है, यहाँ के बास्केटबॉल के प्लेयर्स बड़े चैंपियन हैं, दूर दूर जाके जीत के आए हैं। भिलाई में जो डॉक्टर साहब का शहर है वहाँ पे, डॉक्टर साहब यही सवाल मेरा है कि बहुत सी चीज़ें कोविड की वजह से थम सी गई हैं, हमारा संवाद ही बहुत हद तक थम गया है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं। हम एक अभियान चला रहे हैं रोको टोको, और उसमें हम किसी को बहुत परेशान नहीं करते, सिर्फ इतना याद दिला देते हैं कि भैया आपने मास्क नहीं लगाया है। आप बतौर डॉक्टर क्या सलाह देना चाहते हैं? ऐसे दौर में काम भी करना है, विकास की गति भी ना रुके, जितने भी आपके कर हैं, टैक्स हैं, वो भी आपको चुकाने हैं, तो सारे काम भी हों और थोड़ा सा सेहत का भी ख्याल रहे, ज़िंदगी का भी ख्याल रहे। क्या आप बताना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल उठाया आपने कि इस महामारी के दौर में सभी लोग जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और इस महामारी के दौर में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ हमारी जो विकास का जो पहिया है वो भी थमे नहीं, चलते रहे। उसके इससे कहीं हद तक
कोरोना को हम रोक सकते हैं। और जब कोरोना की चेन ब्रेक होगी, जब टूटेगी, तभी हम और अपने विकास के प्रयास को और आगे बढ़ा पाएंगे। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन जनता का भी काम है। जनता को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम सरकार का है, सरकार को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। जनता को भी अपने जवाबदारी का, अपने जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। एक जिम्मेदार जनता ही अपने प्रदेश का विकास कर सकती है। सरकार का काम है जनता के लिए काम करना, लेकिन जनता का भी काम है कि सरकार को उनके विकास कार्यों में सपोर्ट करना, उनके दिशा निर्देशों का पालन करना। अगर हम ऐसा करते हैं, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर नहीं जाते हैं और कोरोना को हम कहीं हद तक रोक पाते हैं, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे महामारी का दौर गुजर जाएगा और हम अपने विकास के कार्यों को और गतिशील बना पाएंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, क्योंकि शुरुआत में ही बहुत कम आंकड़े थे और बहुत इजीली कंट्रोल कर लिया। जी डेफिनेटली। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तब छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम केस थे और डेथ तो एक भी नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही जब लॉकडाउन खुला और राज्य की सीमाएं जब खुलनी शुरू हुई, तब उस समय जो मजदूरों का पलायन हुआ और दूसरे राज्यों से जब लोग आना शुरू हुए, तब कोरोना का जो है संख्या छत्तीसगढ़ प्रदेश में बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन भूपेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि मजदूरों को अपनी जगहों पर सुरक्षित पहुंचाने के लिए बसें चलाई और उनके लिए बहुत सारे सुविधाएं प्रोवाइड कराई, जैसे उनकी जगहों पर खाना पहुंचाना, उनको आर्थिक मदद करना। इससे भी कहीं हद तक कोरोना को हम फैलने से रोकने में सफल हो पाए हैं। लेकिन अभी भी हमको ये नहीं सोचना है कि कोरोना ख़त्म हो गया है, लॉकडाउन तो खुल गया है। सरकार तो लॉकडाउन खोलेगी, कितने दिन रखेगी लॉकडाउन, लेकिन ये हमें सोचना है कि हमें अपने आप को कोरोना से कैसे बच के रहना है। कोरोना क्या, साफ सफाई, हैंड सैनिटाइजेशन से और भी बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना की वजह से, कोरोना के दिशा निर्देशों की वजह से और भी कई बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत कम हो गई हैं जी, क्योंकि हम मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, साफ सफाई मेंटेन कर रहे हैं। इसकी वजह से और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, डायरिया है, हैजा है, मलेरिया है, टाइफाइड है, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत हद तक कम हो गई हैं। तो इस चीज़ को, इस प्रोटोकॉल को मैं तो सोचता हूँ हमें हमेशा जीवन भर हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। और मैं आपसे ये अभिनव जी समझना चाहता हूँ, क्योंकि हम ये ज़रूर कहते हैं कि हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई छत्तीसगढ़ के मामलों में महिलाओं को लेकर ये भी है कि एनीमिक हैं जी, कुपोषण के शिकार हैं, और सरकार योजनाएं शुरू करती है और बड़े अच्छे से शुरू करती है, लेकिन फिर भी वो स्थिति जैसे सुधारना चाहती है वैसे सुधर नहीं रहा है। तो एक बतौर निजी संस्था आपको क्या लगता है कि क्या और इसमें किया जाना चाहिए, या क्या आपकी भविष्य की योजनाएं हैं कि कम से कम महिलाओं की सेहत सुधरे और वो आत्मनिर्भर बने, स्वरोजगार को प्राप्त करें? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आपने बहुत एक अच्छा सवाल उठाया और इसी पे हमारे कार्य भी चल रहा था, जिसमें कि कोरिया जिले में एनीमिक महिलाओं का पैसा जो डीएमएफ से देना था, वो कोरिया कलेक्टर कहीं किसी कारण से रोक के रखे हुए थे, जो कि आज बड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन के जब हमने उनको अवगत कराया, तो उसके बाद उनका जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं थी, जिन्होंने अपने खुद के पैसे से ये सुपोषण अभियान चलाया था आदरणीय सीएम साहब ने, तो इस योजना का आज उन्होंने फंड रिलीज किया। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो योजनाएं चलाते हैं, योजनाएं चलाना केवल एक योजनाओं को लागू करना नहीं है, उसकी सही मॉनिटरिंग होना चाहिए। तो सही मॉनिटरिंग के लिए हमने एक ICDS छत्तीसगढ़ के नाम पे हमने एक ऐप भी बनाया हुआ है, जिसपे अभी हमारी कार्य चल रही है और हमारी टीम उस पर कंटिन्यू वर्क कर रही है। और हमारा कहना है कि अगर आप इस किसी भी योजना को चलाते हैं तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए। तो इस ऐप के माध्यम से हमने कई सारे हमारे छत्तीसगढ़ में हमें लोगों को जो आपका ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमी, हमने जो युवक युवतियाँ हमने उनको इंगेज किया हुआ है, और इंगेज करके उनको हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देने की हमारी एक स्कीम है, जिसमें ट्रेनिंग देंगे और उनको ये बताएंगे कि अधिकांश जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं होती हैं, कई बार फॉर्म सबमिट करना और आपका उस परेशानियों से रहती हैं। और चूंकि एक तो उनका न्यूनतम वेतन भी है, न्यूनतम वेतन होने के कारण भी क्या है कि उनका जो है उन पर केवल एक दबाव बनाया जाता है कि आपको कार्य करना है। बट अगर हम इस चीज़ को डिजिटलाइज किया जाए, तो डिजिटल वे में अगर हम लाएं, जो ऐप है, अगर ऐप के माध्यम से पूरे फॉर्म सबमिशन, आपके जितने भी हितग्राही उनकी कंप्लीट डाटाबेस अगर आप तैयार करें, तो उसकी सही तरीके से सिस्टम को, मतलब प्रशासन को मॉनिटर करने में भी एक सही दिशा प्रदान
प्रदान होगी। और इसमें जो भी हितग्राहियों को जो डायरेक्ट जो ये योजनाएं चलाते हैं, उन योजनाओं को परिवर्तित करते हुए हितग्राहियों के खाते में सीधा वो पैसा अगर ट्रांसफर करें तो जो यहाँ पर जो बिचौलिए हैं उन बिचौलिए को रोका जा सकता है। दूसरी चीज, अभी हम जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत अभी हम हर ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण परिवेश में जो महिलाएं हैं, जो जिनके हाथ में कला है, हम उन कला को उभारने के चक्कर में, उभारने की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। जैसे बहुत सी महिलाएं हैं जिनको कि अचार बनाना आता है, पापड़ बनाना आता है और अभी मैदा बनाना आता है, तो इन सब चीज़ों से हम इनको जोड़ रहे हैं। तीसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिससे कि केवल उसको लोग यूज़ करते हैं, यूज़ करने से आम जनों को उसका बेनिफिट नहीं होता है, तो इसमें जो संस्था के माध्यम से जो प्रोडक्ट बनाए जाएंगे और जो उसको सेलिंग किया जाएगा, सेलिंग में जो होगा उसका एक परसेंटेज हम फिक्स करेंगे, जिसको कि हम CSR फंड के माध्यम से, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर चीज़ को शासन पे हम सौंप दें, चाहे कोई भी कैबिनेट, चाहे कांग्रेस शासन हो, चाहे बीजेपी, कोई भी गवर्नमेंट हो, कुछ एक आम इंसान की नैतिक जिम्मेदारी भी होना चाहिए। और उन जिम्मेदारियों के साथ हो जो हम CSR फंड भी ला रहे हैं, उसके तहत भी हम हर गांव में बिजली, पानी और पक्की सड़कें आदि का और आपका सेहत को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के हमारी प्लानिंग है। यानी कि आप कह रहे हैं कि खुद की जिम्मेदारियां समझनी होंगी। जी। राजेश सिंह जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि जब कोरोना आया उस दौरान हमने देखा कि अर्थव्यवस्था देश की पटरी से उतर गई थी, उस दौरान लोगों के रोजगार छिन गए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य था जहां जब अनलॉक हुआ उस दौरान जो पटरी पर चीजें उतरी भी थी वो बेहतर हो गई, और कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं था जहां पर रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हुए, फिर चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, या फिर जो पलायन भी कर गए थे लोग, उनको भी रोजगार दिया गया। छत्तीसगढ़ अगर पूरे भारत में आप देखेंगे तो एक अलग टाइप का प्रदेश है। यहाँ के लोग जितने साजिंदा हैं उतने मेहनती भी हैं, और एक दूसरे का सहयोग एक परंपरा है यहाँ पे। तो जो कोई लड़खड़ाया हुआ भी था उस दौरान उसको मदद की गई लोगों के द्वारा, उनके रिश्तेदारों के द्वारा। माने एक अलग टाइप का माहौल है छत्तीसगढ़ में, एक तरह से मिनी भारत बसता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ सरकार ने वाकई मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं इस मामले में, और उन्होंने स्थितियों को ठीक से संभाला, और यहाँ उस टाइप की कोई बात नहीं हुई जो और प्रदेशों में चाहे और जगहों में देखने को नहीं मिली। ये सत्य है। इसमें जितना पब्लिक का सहयोग रहा, इसमें सरकार की भी सराहनीय कदम थे हर क्षेत्र में। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल आपसे ये है, आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में एक भारत बसता है, लेकिन आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि एक नया नारा है कि जो भी है वो छत्तीसगढ़िया है। पहले महाराष्ट्र में होता था कि जो भी है वो मराठी है। तो ये कहीं परेशान करता है, जमने में दिक्कत देता है, या फिर एक गौरव की अनुभूति है जो हर प्रदेश के लोगों को होनी चाहिए कि उनकी मिट्टी की बात हो रही है? ऐसा नहीं है। ये कुछ अराजकता तत्व हैं थोड़े से जो ऐसे बातों को उछालते हैं। बाकी छत्तीसगढ़ में बहुत लोग सौहार्द के साथ और बड़े प्रेम के साथ रहते हैं, और हम लोग तो अपने सामने छत्तीसगढ़ को बनते देखा है, छत्तीसगढ़ को बढ़ते देखा है, और इसमें हर कोई की अपनी अपनी सहभागिता है, हर कोई का अपना अपना सहयोग है। और जो ऐसी बातें करते हैं वो शायद छत्तीसगढ़ को मूल रूप से नहीं जानते कि छत्तीसगढ़ किसके लिए जाना जाता है और छत्तीसगढ़ की पहचान क्या है। शायद उसको ये बोल के छत्तीसगढ़ की जो एक गरिमा है उसको धूमिल करते हैं। राजेश सिंह जी, लेकिन बहुत कम ही वक्त में अब हम देखेंगे कि नवा छत्तीसगढ़ होगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के इनके अनेकों कार्यक्रम भी आए हैं, और छत्तीसगढ़ बेसिकली कृषि प्रधान राज्य है, कृषि मुख्य कार्य है यहाँ, उसके बाद उद्योग है। तो हर क्षेत्र में बहुत संवेदनशील हैं मुख्यमंत्री जी, हर क्षेत्र में बड़ा आत्मीय ढंग से हर चीज़ को लेते हैं। हम लोगों की एक बहुत लंबी मांग थी छठ पर्व पे छुट्टी की, बड़ा सहजता से उन्होंने स्वीकार करके ग्रांट कर दिया। बैंक बच गया था उससे, इस बार एक निवेदन पे उन्होंने बैंक को भी छुट्टी ग्रांट कर दी। तो छोटे मामले हों या बड़े मामले हों, तो जब प्रदेश का मुखिया साजिंद होता है, प्रदेश का जो नेतृत्व करता है, अगर वो सजग है तो आपे आप वो चीज़ें होती है और होती रहेंगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो सहयोग कर रहे हैं किसी भी रूप में करें, मैं तो कहता हूं कि अगर आप 5 रुपए भी किसी सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो आप सरकार का योगदान कर रहे हैं, उससे ले नहीं रहे हैं।
और आप लोग तो फिर भी अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। छत्तीसगढ़ इसी तरह से आगे बढ़े, यही उम्मीद है। बहुत शुक्रिया।